नमस्कार। आज का बिहार का चैनल में आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे और बिहार नाम कैसे पड़ा वहाँ से शुरुआत करते हैं। बिहार वो भूमि रही है, पावन भूमि रही है, जहाँ महाबुद्ध हुए, जैन धर्म का यहाँ पे हुआ है। और बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार नाम कैसे पड़ा। बिहार विहार के नाम से बौद्ध विहार जो यहाँ करने आते थे, उनके नाम से विहार से अपभ्रंश होकर बिहार पड़ा। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसे इस शहर का लगभग 2000 वर्ष पुराना पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो अब पटना के नाम से जानते हैं। ये बिहार मगध साम्राज्य का एक बहुत बड़ा विस्तार रूप था एक जमाने में। अभी बिहार के जो पाटलिपुत्र आप लोग नाम सुने होंगे, पुराना नाम है पाटलिपुत्र, अभी वो पटना के नाम से जानते हैं। ये कभी अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार, जो कि मगध का संस्थापक रहा है, के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा विचार करते हैं और बिहार का रिसर्च करते हैं शुरू से। पाटलिपुत्र जो कभी पाटलिपुत्र आज जो पटना के नाम से जानते हैं, वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयनी ने अपनी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ये कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया अपना राजधानी। वो है उदयन। उदयन जो है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया, नाम दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य को स्थापित किया और लगभग पूरे भारत में फैलाया। गंधार तक उन्होंने राज्य को बढ़ाया, जो आज का अफगानिस्तान कहलाता है। मगध जो इस राज्य का स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हैं, शुरुआत रहा। मगध जो है वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था: मगध, अंग, विदय। विदय जो आजकल मिथिला कहलाता है। मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। कालांतर में वह अत्यंत शक्तिशाली राज्य बना। सीमावर्ती राज्यों के अधिकार हो गया। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक जो थे बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु ने मगध के राज्य का बहुत ही विस्तार किया। बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्र थे। मगध राजतंत्र जो थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। मगध के शासन के प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहदर्थ वंश के हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का वर्ष जो रहा है बिंबिसार वास्तविक अर्थों में बिंबिसार ही मगध का प्रारंभ काल कह सकते हैं। बिंबिसार हर्यक कुल का शासक था। उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। उसने एक से अधिक वैवाहिक समुद्र के द्वारा काशी को और दूसरी और विजय द्वारा अंग को मगध में विलीन कर दिया।
मगध को साम्राज्य निर्माण के पथ पर अग्रसर कर दिया। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी। वेंसांग के अनुसार गिरिव्रज में बहुधा अग्निकांड की घटनाएं होती रहती थी। अतः बिंबिसार ने एक नवीन नगर की स्थापना की जिसे राजगृह कहा जाता है। राजगृह पर्यटक स्थल है, भी आप लोग जानते होंगे। इसका सारा श्रेय जो जाता है अजातशत्रु को जाता है। राज की संपूर्ण शक्ति स्वयं में नीत होने के पश्चात भी बिंबिसार निरंकुश कभी नहीं रहा। वो एक बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। राजकीय समस्याओं का निराकरण वह प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त गांव के प्रमुख ग्रामीणों की सलाह के पश्चात ही करते थे। बिंबिसार एक अच्छे प्रशासक ही नहीं, एक अच्छे प्रजा को देखने वाले, प्रजा के दुख दर्द को सुनने वाले शासक थे। बड़ा ही सशक्त प्रमाणित हुआ। अजातशत्रु शासन हर्यक वंश के चरमत उत्कर्ष काल कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फैला। उसने कौशल, वैशाली, अवंती राज्य को वहाँ के राजा को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला दिया। 462 ईसा पूर्व अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है। मगध साम्राज्य का जो काल रहा है 492 से 462 के बीच अजातशत्रु का रहा है। अब बिंबिसार को लेके चलते हैं। बिंबिसार का जो विस्तार काल रहा है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, को राजधानी बनाया था। बिंबिसार का जो काल रहा है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज को फैलाया। इसके वैवाहिक संबंधों को कौशल, वैशाली, पंजाब तक उन्होंने अपना विस्तार किया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध उनका कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ उनका विवाह हुआ। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा प्रोद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रयान और गंधार के मुक्कू रगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। वह अपने पुत्र राजा शत्रु को उपराजा नियुक्त किया था अंग का। बिंबिसार बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। कहा जाता है कि बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे और उनको बुद्ध के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बहुत ही अधिक थी। बिंबिसार ने करीब 52 सालों तक शासन किया। बौद्ध और जैन धर्म के उसके अनुसार उसके पुत्र राजा बंदी बनाकर राजगिरी में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया था। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। बिंबिसार का प्रशासन का जो काल था बहुत ही सशक्त था। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना घोषित किया था। इससे नाराज था अजातशत्रु ने इसी की वजह से अपने पिता को बंदी बनाया था और कारागृह में डाल दिया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ये एक बहुत गुड़ बात है कि उन्होंने एक सेना को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। बिंबिसार ने
राजवैद्य जीवक को भी बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। जीवक भी उनका बेटा ही था। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी बिंबिसार ने। अब आते हैं बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। बिंबिसार के निधन के बाद अजातशत्रु ने उनके राज्य को और फैलाया और सशक्त बनाया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु एक बहुत ही प्रतापी और वीर राजा साबित हुए। बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य का प्राप्त किया था, उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु के समय सबसे महान घटना बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व, उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त कर उसने राजगिरी को पहाड़ी पर स्तूप बनवाया। इनके शासनकाल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उसने राजगिरी की पहाड़ी पर एक स्तूप भी बनवाया। आगे चलकर राजगिरी में ही भैमार पर्वत की सप्तनी गुहा से बौद्ध संघ की प्रथम संगति, ये क्वेश्चन आती है, प्रथम संगति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम संगति हुई थी बौद्ध की। उसमें सत्तो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। यह कार्य भी अजातशत्रु के शासनकाल में ही संपादित हुआ। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना अधिकतर ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर केंद्रित किया। उसने कौशल, पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिलाया। विजय संघी के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंटक नाम के हथियार का भी वर्णन मिलता है, जो आगे हम उनका आपको चित्र दिखाएंगे। एक बड़ी आकार का यंत्र था जिसमें बड़ी बड़ी पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। बड़े बड़े पत्थरों को उसमें भर के मारा जाता था। इसके अलावा रंथम मुसल का भी बड़े उपयोग किया जाता था। रथ मुसल में जो चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे, जो सारथी को सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँक कर शत्रुओं पर हमला करता था। शक्तिशाली राष्ट्र का अगर निर्माण में अगर कहा जाए तो अजातशत्रु का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मगध को संगठित करने में, फैलाने में अजातशत्रु ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। राजकुमारी वजीरा से विवाह किया था, जिसे काशी जनपद स्वतः युक्त रूप में उन्हें प्राप्त हो गया था। इस प्रकार उसकी इस बीची की सुनीति के मगध शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, परंतु पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में सदा अभिषिक्त रहा। उनको पितृहंता भी कहा जाता है। अभिषिक्त यानी जश लायक एक अभिशाप रहा उनको पिता की हत्या का कारण बनने के कारण। प्रसेनजीत का राज कौशल के राजकुमार विड्ढोव ने में ही विड्ढोव के शाह के प्रजंत्र का ध्वंस किया था। इतिहासकार के अनुसार उनकी मृत्यु लगभग 535 वर्ष ईसा पूर्व रही है। ये जो आप देख रहे हैं महाकंटक, ये महाकंटक महाशिलाकंटक है। इसी से वो बहुत ही युद्ध लड़े हैं। जैन धर्म के पहले उपांग में भगवान महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में जानने को मिलता है। यह वर्णन करता है कि अजातशत्रु ने भगवान महावीर स्वामी को सर्वोच्च सम्मान में रखा था, उनकी बहुत आदर करता था। इस ग्रंथ में भी यह कहा गया कि अजातशत्रु के पास भगवान महावीर स्वामी की दिनचर्या के बारे में रिपोर्ट करने के लिए अधिकारी हुआ करता था। भगवान महावीर स्वामी का चंपा शहर में आगमन अजातशत्रु द्वारा उन्हें दिखाया गया जाता है।
उनके सम्मान और भगवान महावीर के अर्धमघी में उपदेश के उनके बारे में विस्तृत वर्णन है। प्रभु चर्चा भी उनके बारे में की गई है। अजातशत्रु एक बौद्ध अनुयायी थे। भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद प्रथम बुद्ध संगति राजगीर में उन्हीं के शासनकाल में हुआ। ये 500 ईसा पूर्व का अवधि का मगध साम्राज्य है। महाजनपदों में बटे हैं विभिन्न विभिन्न। इनकी राज की मगध का कहा जाए तो दक्षिण पूर्व से लेके लगभग नॉर्थ ईस्ट जो के अफगानिस्तान जो आजकल अफगानिस्तान का था, उनका राज फैला हुआ था। बहुत ही विकराल और बहुत ही विस्तृत रूप था। अजातशत्रु के अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु धार्मिक प्रवृत्ति का भी सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वे बौद्ध और जैन धर्म दोनों मत के अनुयायी माने जाते हैं। लेकिन महाभूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया जाता है। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक उनमें विभाजित किया जाता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। 460 ईसा पूर्व अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। अजातशत्रु अपने पिताहंता कहा जाता है, जस्ट उसी तरह दोहराया जाता है। उनका पुत्र उदयन भी उनका हत्या करता है। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध 482 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण का निधन और महावीर का भी निधन इन्हीं के शासनकाल में हुआ 467 ईस्वी में ईसा पूर्व। उदयन का काल अजातशत्रु के बाद आता है। उदयन भी अजातशत्रु 460 ईसा पूर्व उदयन मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ इनको पितृभक्ति कहा जाता है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था, जो पिता के तरह ही बहुत ही वीर और विस्तारवादी नीति का रहा। इन्होंने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम को बसाया। अपने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थापित करने वाला सबसे पहले कौन थे? तो उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की भी हत्या कर दी जाती है। हर्यक कुल का पतन यहीं से शुरू होता है, जब उदयन को मारा जाता है। मगध के केंद्र में जो पाटली गांव में नई राजधानी का निर्माण कराया गया था, जो पुष्पूर्व अथवा पाटलिपुत्र आधुनिक पटना नाम से जो प्रसिद्ध है। उदयन षड्यंत्र के द्वारा मारा गया। उदयन के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल शासक थे। इनके शासन में जनता त्रस्त थी। उदयन के बाद जो राजा हुए, उनके जो उत्तराधिकारी आए, बहुत ही दुर्बल और निर्बल थे। उनके शासन काल में जनता त्रस्त हो चुकी थी। नाग दशक के योग अमात्य शिशुनाग के मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इनके शासन हर्यक कुल का पतन का कारण नाग दशक का अयोग होना हुआ, और उनके अमात्य जो थे शिशुनाग, उन्होंने राज्य में मगध के सिंहासन पे आरूढ़ हो गया। इस प्रकार मगध में हर्यक कुल का पतन हो गया तथा शिशुनाग वंश का स्थापना हो गया। 414 ईसा पूर्व से लेकर 346 ईसा पूर्व
तक में शिशुनाग वंश रहे। लगभग 70 वर्ष का इनका शासन रहा, बहुत कम रहा। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंत होने के बाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक। एक बार याद करो, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उनके तीनों पितरों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला हुआ था। राज का विद्रोह कर उनकी सेनापति शिशुनाग राजा बन बैठा। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग राजवंश, जिनकी शासनकाल अवधि रहा है 413 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व। आगे नेक्स्ट हम इसके शासनकाल का हम करेंगे रिसर्च और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप बिहार रिसर्च को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।